जब कभी भी हॉरर मूवीज़ की बात आती है तो इंसीडियस मूवी का नाम ज़रूर आता है। इसका रीज़न ये है कि ये अब तक की बनी हुई वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज़ में से एक है। इस मूवी के टोटल 4 पार्ट्स हैं और इसका 5वां पार्ट इसी साल जुलाई में रिलीज़ होगा। मैं हूँ द स्टोरी टेलर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी के फर्स्ट पार्ट की स्टोरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो ये मूवी स्टार्ट होती है एक फैमिली से जो कि एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम था जॉश और उसकी वाइफ का नाम था रेने। इन दोनों के 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे का नाम डाल्टन और छोटे बेटे का फॉस्टर था। इसके अलावा इनकी एक न्यूबॉर्न बेबी थी जिसका नाम था कैली। एक रात डाल्टन को इस घर के एटिक से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो इन आवाज़ों का पीछा करते हुए एटिक में जाता है और वहाँ रखी सीढ़ी पे चढ़ के यहाँ का बल्ब जलाने की कोशिश करता है। तभी उसे वहाँ एक परछाई दिखती है जिससे डर के वो सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से उसके पैर में चोट आ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुन के उसके माता पिता एटिक में आते हैं और वो उसे उठा के बेडरूम में ले जाते हैं। इस हादसे के बाद जॉश और रेने बच्चों को उस एटिक में जाने से मना कर देते हैं, लेकिन इसके अगले दिन उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा डाल्टन कोमा में चला गया है। कोमा में जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट 3 महीने तक चलता है, लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही थी। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात ये थी कि मेडिकल स्कैन्स में ऐसी कोई चोट नहीं दिखती जिससे कि ये पता चल सके कि डाल्टन कोमा में गया कैसे। इसके बाद जॉश और रेने उसे वापस घर ले आते हैं। इसके बाद धीरे धीरे घर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रेने को अपनी बच्ची के बेबी मॉनिटर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जबकि उस बच्ची के रूम में कोई भी नहीं था। इसके अलावा फॉस्टर अपनी माँ से बताता है कि उसने डाल्टन को रात में स्लीप वॉकिंग करते हुए देखा है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब रेने अपनी बच्ची के रूम में किसी डरावने से आदमी को खड़ा देखती है, लेकिन जॉश के आते ही वो आदमी गायब हो जाता है। इसके बाद इनके गेट पे लगा हुआ अलार्म अपने आप ही बजने लगता है और जब जॉश उसे चेक करने जाता है तो वो देखता है कि उसके घर का गेट खुला हुआ है। ये देख के उसे लगता है कि कोई गेट तोड़ के अंदर घुस आया है, लेकिन पूरे घर में चेक करने के बाद भी उसे कोई नहीं दिखता। फिर इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रेने को डाल्टन के बेड पे एक पंजे का निशान बना हुआ दिखता है। ये सब देख के वो डिसाइड करती है कि वो जॉश से इस बारे में बात करेगी। यहाँ पे एक बात बहुत अजीब थी कि जॉश इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर रहा था और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने घर से बाहर रहना चाहता था। जब वो रात को वापस अपने काम से आता है तो रेने उसे सारी बातें बताती है, लेकिन वो इन बातों को जैसे तैसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद रेने को उसी रात को वही आदमी दिखता है जो कि उसे अपनी बेटी के रूम में दिखा था और वो उस पर हमला कर देता है। वो जैसे तैसे उससे बचती है और वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है। इसके बाद ये फैमिली डिसाइड करती है कि ये लोग अपना घर शिफ्ट करेंगे और ये लोग एक नए घर में जाके रहने लगते हैं। घर शिफ्ट करने के बाद रेने को लगा था कि ये सारी चीज़ें अब होना बंद हो जाएंगी, लेकिन रेने को इस घर में एक लड़के का भूत दिखता है जो कि उसे ट्रिक करके डाल्टन के कमरे में ले जाता है और इसे देखने के बाद रेने बहुत डर जाती है। इस घटना के कुछ दिन बाद जॉश की माँ लॉरेन भी उनसे मिलने आती है और वो बताती हैं कि उन्होंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। सपने में उन्हें एक लाल फेस वाला डीमन दिखा था जो कि जॉश का नाम ले रहा था। जब वो ये बात बताती हुई जॉश की तरफ देखती हैं तो उन्हें जॉश के पीछे वही डीमन खड़ा हुआ दिखता है और ये देख के वो बहुत ही डर जाती हैं। तभी इन सबको डाल्टन के रूम से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं और जब ये सब वहाँ जाके देखते हैं तो उस रूम का सारा सामान बिखरा हुआ था और डाल्टन भी नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ था। इसके बाद डाल्टन की माँ लॉरेन अपनी एक पुरानी दोस्त को वहाँ पे बुलाती हैं। इस लेडी का नाम था एलिजे और ये एक डिमोनोलॉजिस्ट थी, यानी वो लोग जो कि भूत प्रेत से छुटकारा दिलाते हैं। एलिजे की टीम में 2 लोग और थे जो कि थे स्पेक्स और टकर। इस घर में आते ही एलिजे को कुछ नेगेटिव वाइब्स फील होती हैं और डाल्टन के रूम में जाते ही उन्हें छत पे एक कोने में कुछ दिखता है। वो तुरंत ही स्पेक्स से उसे ड्रॉ करने के लिए कहती हैं। जब स्पेक्स उस चीज़ को ड्रॉ करता है तो वो और कोई नहीं बल्कि वही डीमन था जो कि जॉश की माँ को दिखा था। लेकिन यहाँ पे एक और बात अजीब थी कि डाल्टन ने कोमा में जाने से पहले इस डीमन के स्केचेस बनाए थे। ये सब होने के बाद एलिजे इस फैमिली को बताती हैं कि डाल्टन असल में कोमा में नहीं है, बल्कि वो आत्माओं की दुनिया में फंस चुका है। डाल्टन के पास एक गिफ्ट है, एक ऐसी पावर जिसकी मदद से वो आत्माओं की दुनिया में जा सकता है। ये काम वो सोते हुए किया करता था और उसे लगता था कि वो सपना देख रहा है, लेकिन इस बार वो आत्माओं की दुनिया में कुछ ज़्यादा ही अंदर चला गया है और वहीं कहीं भटक गया है। जिस जगह वो फंसा है उस जगह का नाम है द फर्दर और वहाँ पे कुछ बुरे लोगों की आत्माएं रहती हैं और इन्हीं आत्माओं में से कोई एक आत्मा डाल्टन की बॉडी में एंटर करना चाहती है जिससे कि वो हमारी दुनिया में आ सके। इसके बाद एलिसे किसी तरह से डाल्टन की आत्मा से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन डाल्टन की जगह उन्हें एक डीमन से जवाब मिलने लगता है और वो डाल्टन की बॉडी का यूज़ करके इन पर हमला कर देता है।
इस हमले की वजह से एलिसे इस प्रक्रिया को यहीं रोक देती है। इसके बाद एलिसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करती है। वो बताती है कि जब जॉश 8 साल का था तो उसके पास भी ये गिफ्ट था और वो भी सोते हुए आत्माओं की दुनिया में चला जाया करता था। लेकिन उसकी आत्मा को एक बूढ़ी औरत की आत्मा ने देख लिया और वो उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहती थी। जॉश को इस आत्मा से बचाने के लिए उसकी माँ ने एलिस को बुलाया था और एलिस ने उसके दिमाग से ये सारी मेमोरीज हटा दी और उसकी इस पावर को दबा दिया। अब इन लोगों के पास डाल्टन को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि जॉश द फर्दर में जाए और डाल्टन की आत्मा को वहाँ से बचा के लेके आए। जॉश इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जॉश ट्रांस स्टेट में चला जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने पुराने घर में था। अब वो आत्माओं की दुनिया में पहुँच चुका था। इसके बाद वो इस घर के एटिक में जाता है और वहाँ उसे एक लाल दरवाज़ा दिखता है। ये लाल दरवाज़ा उसने इससे पहले डाल्टन के स्केचेस में भी देखा था। जब वो इस दरवाजे के पास जाता है तो एक आत्मा उस पर अटैक कर देती है। ये उसी आदमी की आत्मा थी जो कि रहने को अपनी बच्ची के रूम में दिखा था। पहले तो ये आत्मा जॉश के ऊपर भारी पड़ती है, लेकिन तभी एलिस जॉश को समझाती है कि वो इनसे ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो जिंदा है। और इसके बाद जॉश इस आत्मा को हरा देता है। इसके बाद वो इस गेट को खोल के दूसरी तरफ चला जाता है। वो एक अजीब से कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे डाल्टन की आत्मा जंजीरों से बंधी हुई दिखती है और वहीं उसे वो लाल फेस वाला डीमन भी दिखता है। जॉश जैसे तैसे उन जंजीरों को खोलता है, लेकिन तभी वो डीमन उस पर अटैक कर देता है। ये दोनों जैसे तैसे उससे बच के यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जॉश को उस बूढ़ी औरत की आत्मा दिखती है जो उसे बचपन में दिखा करती थी। डाल्टन तो जैसे तैसे अपनी बॉडी में वापस आ जाता है, लेकिन जॉश वहीं खड़ा हुआ उस आत्मा पे चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि वो उसे और उसकी फैमिली को अकेला छोड़ दे। तभी हम देखते हैं कि ये आत्मा पीछे जाती हुई अंधेरे में गायब हो जाती है। इसके बाद जॉश की भी आंखें खुल जाती हैं। अब सब फाइनली राहत की सांस लेते हैं क्योंकि डाल्टन और जॉश दोनों ही वापस आ चुके थे। लेकिन यहाँ पे एलिस को कुछ गड़बड़ लगती है और वो जैसे ही एक कैमरे से जॉश की फ़ोटो क्लिक करती है तो उसे जॉश की जगह वही बूढ़ी औरत की आत्मा दिखती है। वो आत्मा समझ गई थी कि एलिस को पता चल गया है कि जॉश की बॉडी में वो है, इसलिए वो एलिस का गला घोट के उसे मार देती है। इस घटना के कुछ देर बाद रेने को एलिसे की लाश दिखती है और उसकी लाश देख के वो बहुत घबरा जाती है। रेने को वहाँ पे एलिसे का कैमरा दिखता है और वो जैसे ही उसे उठा के देखती है तो उसे जॉश की जगह उसी बूढ़ी औरत की आत्मा दिखती है। इसके बाद जॉश भी यहाँ आ जाता है और वो एलिसे की लाश देख के ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं था। यहाँ पे रहने को शक होता है कि एलिसे को जॉश नहीं मारा है, लेकिन यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू होगी इस मूवी के सेकंड पार्ट में। अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द उसे भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।